हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। आज के वीडियो में हम रिलीफ्स देखेंगे अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन के। ये हमारे ओशनोग्राफी का एक टॉपिक है, रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन्स। ठीक, तो जो हमारे मेजर ओशंस है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन, उसके रिलीफ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा वर्ल्ड मैप, यहाँ पे अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन है दिया गया। ठीक, अटलांटिक ओशन से हम स्टार्ट करते हैं, बॉटम रिलीफ्स ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक, तो देखते हैं पहला पॉइंट है द ओशंस नेम डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी मींस द सी ऑफ एटलस। जो अटलांटिक ओशन जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी से डिराइव है। ओशन का जो नेम है इसको कहते हैं सी ऑफ एटलस। और ये जो अटलांटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन से, मतलब सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक ओशन है, उसके बाद फिर अटलांटिक ओशन आता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द अटलांटिक ओशन लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज। और ये जो अटलांटिक ओशन है ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज इन द वेस्ट, मतलब वेस्ट में ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज, अटलांटिक ओशन के वेस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिकाज हैं और ईस्ट में यूरोप है। ठीक, देखते हैं मैप में, देखते हैं कहाँ पे अटलांटिक ओशन है। तो ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये रहा हमारा साउथ अमेरिका और ये है यूरोप। ठीक, तो ये जो एस शेप है ये हमारा है अटलांटिक ओशन। ठीक, नेक्स्ट अटलांटिक ओशन। हाँ, तो एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट। तो अटलांटिक ओशन के ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका है और वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ये इतना एरिया कवर करता है, इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया, जो कि 1/6 जोग्राफिकल एरिया है ग्लोब का। और हाफ ऑफ द एरिया है पैसिफिक ओशन का। और जो अटलांटिक ओशन का जो एरिया है वो पैसिफिक ओशन का हाफ है। ठीक, तो द एस शेप ऑफ द ओशन इंडिकेट्स द फैक्ट दैट लैंड मासेस ऑन इट्स ईदर साइड वर वंस अ कॉन्टिग्यूस पार्ट। तो जो इसमें जो एस शेप है अटलांटिक ओशन का वो बताता है कि जो लैंड मासेस थे वो एक टाइम पे एक मतलब कंटिन्यूस थे, एक बार मतलब अटैच थे एक दूसरे से। ठीक, द ओशन वाइडन्स टू द साउथ ऑफ इक्वेटर एंड अटेन्स द मैक्सिमम विड्थ ऑफ 5920 किलोमीटर एट 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इट नैरोज डाउन टूवर्ड्स द इक्वेटर। तो जो ओशन का जो लेंथ है, मतलब जो अटलांटिक ओशन है, वो इक्वेटर के साउथ में बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। और सबसे ज़्यादा वाइड ये 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा वाइड हो जाता है। और ये इक्वेटर की तरफ जब रहता है, इक्वेटर पे रहता है, मतलब इक्वेटर के पास, ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि इट इज़ ओनली 2560 किलोमीटर वाइड बिटवीन लाइबेरियन कोस्ट एंड केप साओ रॉक। ये मतलब लाइबेरियन कोस्ट और केप साओ रॉक के पास में ये सिर्फ 2560 किलोमीटर वाइड है। द विड्थ फर्दर इंक्रीजेज नॉर्थवर्ड एंड इट बिकम्स 4800 किलोमीटर एट 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और जैसे जैसे कि जो अटलांटिक ओशन है वो इक्वेटर पे नैरो है, लेकिन इक्वेटर के सदर्न पार्ट में, मतलब 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे 5920 किलोमीटर, जो कि अटलांटिक ओशन की मैक्सिमम विड्थ है। ठीक, इसी तरह जब जो अटलांटिक ओशन है वो इक्वेटर के नॉर्थ में जब जाता है तो 40 डिग्री लैटिट्यूड पे 4800 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। इट नैरोज डाउन इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, और एक्सट्रीम नॉर्थ पे जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। वेयर इट मेंटेन्स इट्स कॉन्टैक्ट, जहाँ पे ये अपना कॉन्टैक्ट आर्कटिक ओशन के साथ बनाता है थ्रू नॉर्वेजियन सी, डेनमार्क स्ट्रेट एंड डेविस बे। मतलब कि जो आर्कटिक ओशन है वो अटलांटिक ओशन से नॉर्वेजियन सी, डेनमार्क स्टेट और डेविस बे से कनेक्टेड है। ठीक, और द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज लेस देन, और जो अटलांटिक ओशन की जो एवरेज डेप्थ है वो पैसिफिक ओशन की डेप्थ से कम है, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल सेल्स एंड मार्जिनल एंड इंक्लूसिव। क्योंकि जो अटलांटिक ओशंस में जो कॉन्टिनेंटल, बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटल सेल्स हैं और इंक्लोज सीज, मार्जिनल सीज हैं बहुत सारी, इसलिए जो इसकी जो डेप्थ है वो पैसिफिक ओशन की एवरेज डेप्थ से कम है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अबाउट 24% ऑफ द अटलांटिक ओशन इज लेस देन 915 मीटर डीप। जो अटलांटिक ओशन का लगभग 24% जो पार्ट है वो 915 मीटर से भी कम गहरा है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो चीज़ें हम पढ़े हैं उसी का हिंदी पार्ट है। ठीक, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो उसको देख के समझ सकते हैं। ठीक, तो अब हम जैसे सबसे पहले किसी भी ओशन बेसिन में जो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल राइज होता है, बाइसल प्लेन होता है, उसके बाद डीप सी या ट्रेंचेस, ओशियनिक डीप ट्रेंचेस होती हैं। ठीक, तो मतलब ये सब ओशन बेसिन के रिलीफ फीचर्स हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है। ठीक,
तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल सेल्स हैव डेवलप्ड along both the coast of the Atlantic Oceans and width ranges from 2 to 4 किलोमीटर to more than 80 किलोमीटर। मतलब जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के ये जो अटलांटिक ओशन है, मतलब एस शेप का जो अटलांटिक ओशन है, इसके दोनों साइड मतलब नॉर्थ अमेरिका साइड, मतलब इधर वेस्ट में और ईस्ट में कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। और इसकी जो रेंज है, जो इसकी विड्थ है कॉन्टिनेंटल सेल्फ की, वो वेरी कर रही है। मतलब 2 किलोमीटर, कहीं कहीं 2 से 4 किलोमीटर से लेके मोर देन 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी इसकी विड्थ है। ठीक, दिस बिकम सिग्निफिकेंटली नैरो वेयर माउंटेन्स एंड हिल्स बॉर्डर द कोस्ट। ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो नैरो हो जाते हैं जहाँ पे कोई मतलब कोस्ट के बॉर्डर पे माउंटेन या हिल है, जैसे कि अफ्रीकन सेल्स बिटवीन बे ऑफ बिस्के एंड केप ऑफ गुड होप। जैसे कि बे ऑफ बिस्के और केप ऑफ गुड होप के बीच में जो अफ्रीका के पास जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो नैरो है। ठीक, और ब्राजीलियन सेल्स बिटवीन 500 साउथ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और जैसे और ब्राजीलियन सेल्स जो कि 5 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में लोकेटेड है, ये भी काफ़ी नैरो सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। ठीक, the cells become 200 to 400 kilometer wide along the northeastern coast of North America and northwestern coast of Europe। क्या कह रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ की विड्थ है वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे 200 से 400 किलोमीटर तक वाइड है, और यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पे मतलब कि नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे और यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पे जो सेल्फ की जो विड्थ है वो 200 से 400 किलोमीटर की विड्थ की है। ठीक, एक्सटेंसिव सेल्स आर फाउंड अराउंड न्यू फाउंड लैंड, ग्रैंड बैंक, और जो बहुत चौड़ी जो सेल्स हैं वो न्यू फाउंड लैंड, ग्रैंड बैंक के पास और ब्रिटिश आइलैंड, डॉगर बैंक पे मिलती हैं। ठीक, सिमिलर द कॉन्टिनेंटल सेल्स अराउंड ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड आर क्वाइट वाइड। इसी तरह जो कॉन्टिनेंटल सेल्स हैं ग्रीनलैंड और आइसलैंड के अराउंड वो भी बहुत ज़्यादा वाइड हैं। ठीक, वेरी एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल सेल्स आर फाउंड इन द साउथ अटलांटिक ओशन। बहुत ज़्यादा जो बहुत चौड़ी जो बहुत ज़्यादा वाइड कॉन्टिनेंटल सेल्स जो होते हैं साउथ अटलांटिक ओशन के साइड में पाई जाती हैं, बिटवीन बाहिया ब्लैंका एंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और बाहिया ब्लैंका के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल सेल्स पाई जाती हैं। तो मतलब सबसे पहला जो ओशनिक रिलीफ फीचर है, मतलब जैसे सबसे पहला क्या क्या पॉइंट हम देखें अटलांटिक ओशन के बारे में, कि अटलांटिक ओशन जो है वो एस शेप्ड है। ये मतलब वेस्ट साइड पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से बॉर्डर करता है, और ईस्टर्न साइड पे अफ्रीका और यूरोप है। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स थे कि जो अटलांटिक ओशन है वो इक्वेटर, मतलब जब इक्वेटर के पास होता है तो नैरो हो जाता है, और इक्वेटर के जो सबसे ज़्यादा वाइडन पार्ट है इसका वो मतलब 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है, 5920 किलोमीटर तक। और नॉर्दर्न पार्ट में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब इक्वेटर के जस्ट ऊपर 40 डिग्री लैटिट्यूड पे ये मतलब फिर से वाइड हो जाता है, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे 4800 किलोमीटर तक हो जाता है। ठीक, और ये आर्कटिक ओशन से डेनमार्क स्टेट, नॉर्वेजियन सी और डेविस बेसिन के थ्रू कनेक्टेड है, और एवरेज डेप्थ जो ओशन की अटलांटिक ओशन की वो पैसिफिक ओशन से कम है, और ये पैसिफिक ओशन मतलब सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है आफ्टर पैसिफिक ओशन। ठीक, और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है ये। ठीक, और कॉन्टिनेंटल सेल्फ में हम पढ़े कि मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है अटलांटिक ओशन का वो 2 से 4 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक वाइड हो सकता है। ठीक, और जहाँ पे ये मतलब जिस कोस्ट के किनारे हिल्स या माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि नैरो हैं। ठीक, फिर क्या है मार्जिनल सीज कौन कौन सी है, मेनी मार्जिनल सीज आर लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ इन नॉर्थ अटलांटिक। बहुत सारी मार्जिनल सीज जो हैं वो नॉर्थ अटलांटिक के कॉन्टिनेंटल सेल्स में लोकेटेड है, बट सच सीज आर प्रैक्टिकली एब्सेंट इन साउथ अटलांटिक। लेकिन ऐसी जो मार्जिनल सीज हैं वो साउथ अटलांटिक ओशन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। ठीक, अमंग द कॉन्टिनेंटल सेल्फ सीटेड सीज सिग्निफिकेंट आर, कुछ इंपॉर्टेंट सीज जो हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ सीटेड सीज जो हैं उसमें हडसन बे है। ठीक, हडसन बे कॉन्टिनेंटल सेल्फ सी है, उसके बाद बाल्टिक सी है, फिर नॉर्थ सी है, द डेविस स्ट्रेट है और डेनमार्क स्ट्रेट है। ठीक, द कैरेबियन एंड मेडिटेरियन सी रिप्रेजेंट ऑल इनक्लोज्ड सीज, और जो कैरेबियन और मेडिटेरेनियन सी है ये इनक्लोज्ड सीज है, मतलब कि इनका कांटेक्ट ओशन से नहीं है। ठीक, देयर आर सेवरल आइलैंड्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल्स। बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि अटलांटिक ओशन के कॉन्टिनेंटल सेल्स पे लोकेटेड है, जैसे कि ब्रिटिश आइसलैंड हो गया, आइसलैंड है, फेरोज, अजोर्स, एसेंसन, ट्रिस्टान डा कुंचा, न्यूफाउंडलैंड, वेस्ट इंडीज, मडेरिया, सेंट हेलेना, ट्रिनिडाड, फॉकलैंड, साउथ ऑर्कनीज, सेटलैंड्स, जॉर्जिया, सैंडविच, कैनरीज,
केप वर्डे etc आर सिग्निफिकेंट आइलैंड रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लोकेशंस एंड ओरिजिन। तो ये सब कुछ आइलैंड्स हैं जो कि अटलांटिक ओशन के कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे लोकेटेड है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड जैसे कि ब्रिटिश आइसल्स हो गया, आइसलैंड हो गया, ट्रिनिडाड हो गया, वेस्ट इंडीज, न्यू फाउंडलैंड। हाँ, कुछ कुछ मेन जो आइलैंड्स हैं वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे लोकेटेड है अटलांटिक ओशन के। ठीक, तो जो मार्जिनल सीज कौन कौन सी पाई जाती हैं अटलांटिक ओशन में? हडसन बे, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी और डेविस स्ट्रेट और डेनमार्क स्ट्रेट। कौन कौन सी है? हडसन बे, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, डेविस सी, सॉरी डेविस स्ट्रेट एंड डेनमार्क स्ट्रेट। और दो इनक्लोज्ड सीज जो है वो कैरेबियन और मेडिटेरेनियन सी हैं। ठीक, फिर ये हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाला जो पार्ट है वो सेम टू सेम हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है अटलांटिक ओशन का, वो है मिड अटलांटिक रिज। जो मिड अटलांटिक रिज है ये मतलब डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, द मिड अटलांटिक रिज रिप्रेजेंटिंग द जोन ऑफ डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। जो मिड अटलांटिक रीज है ये डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन के जोन को रिप्रेजेंट करती है। अमेरिकन प्लेट मूविंग वेस्टवर्ड, इसमें है कि अमेरिकन प्लेट वेस्टवर्ड मूव कर रही है और यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट ईस्टवर्ड मूव कर रही है। इस वजह से मिड अटलांटिक रीज का फॉर्मेशन होता है। इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग रिलीफ फीचर विच हैविंग एस सेफ एक्सटेंड फॉर 14,450 किलोमीटर फ्रॉम आइसलैंड इन द नॉर्थ टू बॉवेट आइलैंड इन द साउथ। मतलब ये जो मिड अटलांटिक रीज है इसकी जो लेंथ है वो 14,450 किलोमीटर है, आइसलैंड नॉर्थ में आइसलैंड से लेके बॉवेट आइलैंड साउथ तक। तो सबसे पहली बात, जो मिड अटलांटिक रीज है ये अटलांटिक ओशन का एक प्रोमिनेंट फीचर है। ठीक, और मिड अटलांटिक रीज का फॉर्मेशन डाइवर्जेंट प्लेटों की वजह से है, जब अमेरिकन प्लेट्स जो हैं वो वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रही हैं और यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट जो है वो ईस्टवर्ड मूवमेंट कर रही है, उसकी वजह से मतलब कि रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, फिर क्या है, दो स्विंगिंग वेस्ट एंड ईस्ट इट मेंटेन्स इट्स सेंट्रल पोजीशन एंड नो वेयर गोज डाउन मोर देन 4,000 मीटर बिलो सी लेवल। मतलब ठीक है, ये वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड मूवमेंट करने के बाद भी ये अपनी सेंट्रल पोजीशन जो है मेंटेन की हुई है और इसकी जो डेप्थ है वो 4,000 मीटर से ज़्यादा नहीं है। ठीक, जो इस मिड अटलांटिक रिज में जो रिज जो है नॉर्थ में है उसको हम डॉल्फिन राइज बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिड अटलांटिक रिज का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो डॉल्फिन राइज बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज का नॉर्दर्न पार्ट को, मतलब इक्वेटर से अबव वाले पार्ट को। और चैलेंजर राइज टू साउथ ऑफ द इक्वेटर, और जो साउदर्न पार्ट है मिड अटलांटिक रिज का उसको चैलेंजर राइज बोलते हैं। तो क्या मिड अटलांटिक रिज किस वजह से बन रही है? मिड अटलांटिक रिज का फॉर्मेशन हो रहा है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन की वजह से, अमेरिकन प्लेट्स के वेस्टवर्ड मूवमेंट से और अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के ईस्टवर्ड मूवमेंट से। ठीक, और मतलब ये ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड मूवमेंट करने के बाद भी ये अपनी सेंट्रल पोजीशन को मेंटेन किए हुए हैं। उसके बाद जो रिज है, रिज का जो नॉर्दर्न पार्ट है मतलब इक्वेटर के अबव वाला पार्ट है उसको हम डॉल्फिन राइज बोलते हैं, और सदर्न पार्ट है जो कि इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट है उसको हम चैलेंजर राइज बोलते हैं। ठीक, इट इज़ नोन एज वेवाइल थॉम्पसन रिज बिटवीन आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड, और आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में मिड अटलांटिक रिज को वेवाइल थॉम्पसन रिज भी बोलते हैं। ठीक, द रिज बिकम्स क्वाइट एक्सटेंसिव टू द साउथ ऑफ ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड, और जो ये रिज है वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के साउथ में, और इसलिए उसको वहाँ पे टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहते हैं। इसलिए इसको टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहते हैं। सिग्निफिकेंट ब्रांच इमर्जेस फ्रॉम द सेंट्रल रिज नियर 50 डिग्री लैटिट्यूड एंड एक्सटेंड नॉर्थ वेस्टवर्ड एज न्यूफाउंडलैंड राइज एंड कंटिन्यूज अप टू न्यूफाउंडलैंड। और इसी मतलब मिड अटलांटिक रिज की एक ब्रांच इमर्ज करती है सेंट्रल रिज से 50 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, और नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट करती है, नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट करती है और ये न्यू फाउंडलैंड तक जाती है, इसलिए इसको न्यू फाउंडलैंड राइज भी बोलते हैं। ठीक, तो मतलब नदर्न पार्ट में डॉल्फिन राइज हो गया, सदर्न पार्ट में चैलेंजर राइज हो गया, और ये जो मतलब जो इसकी जो ब्रांच है जो न्यू फाउंडलैंड तक मूव कर रही है उसको हम न्यू फाउंडलैंड राइज बोल देते हैं। ठीक, अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है इसकी अजोर्स राइज है, जो कि बाइफरकेट्स फ्रॉम द मिड अटलांटिक रिज टू द साउथ ऑफ 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड एक्सटेंड अप टू अजोर आइलैंड। और मिड अटलांटिक रिज का जो नॉर्दर्न पार्ट में मतलब नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट करता है जो पार्ट जो ब्रांच है, और वो न्यू फाउंडलैंड तक जाता है 50 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो उसको न्यू फाउंडलैंड राइज बोल देते हैं। ठीक, और उसके बाद जो सदर्न और यही जो है मिड अटलांटिक रिज का जो एक ब्रांच है उसको अजोर राइज बोलते हैं, क्योंकि वो साउथ साउथ में 40 डिग्री लैटिट्यूड पे 40 डिग्री लैटिट्यूड में अजोर्स आइलैंड तक जाता है, तो उसको हम अजोर्स राइज बोलते हैं। ठीक,
नेक्स्ट है हमारा ओशन बेसिन, मतलब मिड अटलांटिक, मतलब अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी बेसिन्स हैं ओशन बेसिन, ठीक। द मिड अटलांटिक रिज डिवाइड द अटलांटिक ओशन इनटू टू मेजर बेसिन। मिड अटलांटिक रिज जो है अटलांटिक ओशन को दो मेजर बेसिन में डिवाइड कर देता है। पहला है ईस्ट एंड वेस्ट अटलांटिक बेसिन, मतलब सॉरी ईस्ट और वेस्ट अटलांटिक बेसिन, मतलब जो मिड अटलांटिक रिज है वो अटलांटिक ओशन को ईस्ट अटलांटिक बेसिन और वेस्ट अटलांटिक बेसिन में डिवाइड कर देता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन्स हैं, जैसे कि पहला है लैब्राडोर बेसिन। लैब्राडोर बेसिन जो है वो ग्रीनलैंड के कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, जो कि नॉर्थ में है, न्यू फाउंडलैंड राइज, जो कि 50 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ तक एक्सटेंडेड है, ठीक। वेयर द डेप्थ ऑफ द बेसिन रेंजेस फ्रॉम 4000 टू 4500 मीटर। तो जो लैब्राडोर बेसिन है ये ग्रीनलैंड, मतलब नॉर्थ में जो ग्रीनलैंड है उससे 40 डिग्री नॉर्थ, लेब्राडोर बेसिन जो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, मतलब ग्रीनलैंड के कॉन्टिनेंटल सेल्फ इन द नॉर्थ और न्यू फाउंडलैंड राइज इन द साउथ, मतलब इन दोनों के बीच में, ग्रीनलैंड और न्यू फाउंडलैंड राइज के बीच में जो बेसिन है उसको हम लेब्राडोर बेसिन कहते हैं। हाँ, ये 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ तक का लैटिट्यूड कवर करता है और उसकी बेस जो डेप्थ है वो 4000 से लेके 4500 मीटर है। फिर हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका बेसिन। ये मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिन है अटलांटिक ओशन का और 12 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक एक्सटेंड करता है। द ईस्ट वेस्ट सेक्शन लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंटल सेल्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड 50 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। द डेप्थ ऑफ द जो नॉर्थ अमेरिका बेसिन है वो ईस्ट वेस्ट सेक्शन, मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका, जो ईस्ट कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ से लेके 50 डिग्री वेस्ट मेरिडियन तक ये कॉन्टिनेंटल सेल्स जो है एक्सटेंडेड है, ठीक। और इसकी जो इस बेसिन की जो डेप्थ है वो 5000 मीटर है, लेकिन इसमें जो कुछ और ज़्यादा डीप मेजर किए गए हैं वो 6000 मीटर तक भी है, ठीक। नेक्स्ट है ब्राज़ीलियन बेसिन। ब्राज़ीलियन बेसिन जो है इक्वेटर और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में कन्फाइंड है, एंड ईस्ट कोस्ट इक्वेटर एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राज़ील इन द वेस्ट एंड पैरा राइज इन द ईस्ट, ठीक है। और इसकी ब्राज़ीलियन बेसिन की भी जो डेप्थ है वो 4000 मीटर ही है, ठीक। नेक्स्ट है स्पेनिश बेसिन। स्पेनिश बेसिन की जो लोकेशन है वो मिड अटलांटिक रिज और आइबेरियन पेनिनसुला के बीच में है, और ये अजोर्स राइज से बॉर्डर, मतलब इसके चारों तरफ अजोर्स राइज है, ठीक। मतलब चारों तरफ नहीं, साउथ में जो है अजोर्स राइज से ये बॉर्डर्ड है एंड एक्सटेंड्स अप टू 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक एक्सटेंडेड है, और एवरेज डेप्थ इसकी भी 5000 मीटर है। तो लेब्राडोर बेसिन की और ब्राज़ीलियन बेसिन की जो एवरेज डेप्थ है वो 4000 मीटर है, लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका और स्पेनिश बेसिन की जो एवरेज डेप्थ है वो 5000 मीटर तक है, ठीक। फिर देखते हैं नॉर्थ एंड साउथ कैनरी बेसिन इज कंप्राइज्ड ऑफ टू ऑलमोस्ट सर्कुलर बेसिन्स एंड इज 5000 मीटर डीप। और जो नॉर्थ एंड साउथ कैनरी बेसिन है ये दो सर्कुलर बेसिन से बनी हुई है और लगभग 5000 मीटर डीप है, ठीक। Cape Verde Basin is located between the Mid-Atlantic Ridge and West African coast। और जो केप वर्डे बेसिन है वो मिड अटलांटिक रिज और वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट के बीच में है और 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री नॉर्थ तक है, ठीक। गिनी बेसिन। गिनी बेसिन क्या है, एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन इलोंगेटेड सेप बिटवीन गिनी रिज एंड सीरा लियोन राइज। तो गिनी बेसिन जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट वेस्ट तक इलोंगेटेड शेप में है, गिनी रिज और सियरा लियोन राइज के बीच में। इसकी भी एवरेज डेप्थ 4000 से 5000 मीटर तक की है। अंगोला बेसिन लोकेटेड है इक्वेटर और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, और ये अफ्रीकन कोस्ट से स्ट्रेच होके इन द नॉर्थ ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द मिड अटलांटिक राइज एंड वेल्विस राइज इन द साउथ वेस्ट। मतलब ईस्ट में ये अफ्रीकन कोस्ट से लेके वेस्ट साउथ वेस्ट में मिड अटलांटिक रिज तक एक्सटेंडेड है, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस जो कि अटलांटिक ओशन में मतलब लोकेटेड है, ठीक। तो उसमें से एक आता है पहला पोर्टो रिको ट्रेंच। तो पोर्टो रिको ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट पार्ट है अटलांटिक ओशन का, रीचिंग डेप्थ ऑफ अबाउट 8376 मीटर। तो ये पता होना चाहिए मतलब कि पोर्टो रिको ट्रेंच क्या है। पोर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पार्ट है 8376 किलोमीटर डेप्थ के साथ। इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ पोर्टो रिको एंड मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड द कैरेबियन टेक्टोनिक प्लेट। और ये पोर्टो रिको जो है वो इट लोकेटेड नॉर्थ ऑफ पोर्टो रिको, और ये पोर्टो रिको ट्रेंच जो है पोर्टो रिको के नॉर्थ में लोकेटेड है, और ये नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच में बाउंड्री बनाता है, ठीक। नेक्स्ट है केमैन ट्रेंच। केमैन ट्रेंच क्या है, केमैन ट्रेंच इज सिचुएटेड बिटवीन द केमैन आइलैंड एंड द क्यूबा। केमैन ट्रेंच जो है क्यूबा और केमैन आइलैंड के बीच में लोकेटेड है। दिस ट्रेंच रीचेस डेप्थ्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7686 मीटर। और जो इस केमैन ट्रेंच की जो डेप्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 7686 मीटर है, ठीक।
और ये एक इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फीचर है जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब जो रीजन में होने अटलांटिक ओशन के रीजन में होने वाली टेक्टोनिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक, थर्ड है हमारा साउथ सैंडविच ट्रेंच। साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है अटलांटिक ओशन के साउथ में लोकेटेड है। दिस ट्रेंच रीच डेप्थ ऑफ अराउंड 8428 मीटर, और इस जो ये जो ट्रेंच है वो लगभग 8428 मीटर तक की डेप्थ है। इट इज फॉर्म्ड बाय सबडक्शन ऑफ साउथ अमेरिकन प्लेट बीनीथ द साउथ सैंडविच प्लेट। और जो साउथ सैंडविच ट्रेंच है वो साउथ अमेरिकन प्लेट के सबडक्शन की वजह से बनी है। ठीक, फोर्थ है हमारा रोमांस ट्रेंच। रोमांस ट्रेंच जो है इक्वेटर के पास पाया जाता है। द रोमांस ट्रेंच इज अप्रोक्सीमेटली 7758 मीटर्स। इट इज लोकेटेड इन इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द अटलांटिक। ये अटलांटिक के इक्वेटोरियल रीजन में लोकेटेड है एंड इज सिग्निफिकेंट फॉर जियोलॉजिकल स्टडीज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स। और ये मतलब इम्पॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब जियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए। प्लेट टेक्टोनिक्स की जियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए जो रोमांच ट्रेंच है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारा है, इस मैप में हम देखेंगे। ठीक, तो ये जो अटलांटिक ओशन का ये वाला जो पार्ट है, ये पोर्टो रिको की जस्ट ऊपर यहाँ पे पोर्टो रिको ट्रेंच है। ठीक, ये हमारा केमन ट्रेंच है। ये यहाँ पे रोमांचे डीप है, मतलब ये यहाँ पे वही रोमांचे ट्रेंच है। ठीक, ये विवाइल थॉम्सन रिज मतलब कि अटलांटिक ओशन का एक्सटेंडेड पार्ट जो कि ग्रीनलैंड सॉरी आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ना, विवाइल थॉम्सन रिज जो कि आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट किसकी तरफ। नेक्स्ट है मार्जिनल सीज। ऊपर हम देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट मार्जिनल सीज अटलांटिक ओशन के, तो अभी देखते हैं कि कौन कौन सी मार्जिनल सीज हैं। पहला है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। कैरेबियन सी गल्फ ऑफ मैक्सिको के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक, और द कैरेबियन सी इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। कैरेबियन सी जो है अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है, जैसे कि कोरल रीफ्स और कुछ इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स भी के लिए भी जानी जाती है। इट कनेक्ट्स द अटलांटिक थ्रू द पैसेज बिटवीन द आइलैंड्स ऑफ द ग्रेटर एंटिलीज। ये मतलब अटलांटिक को कनेक्ट्स टू अटलांटिक या अटलांटिक से कनेक्ट होती है ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड के पैसेज से। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है सेमी इनक्लोज सी है। ठीक, इज बॉर्डर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड क्यूबा। गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो बॉर्डर है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, मैक्सिको है एंड क्यूबा है। इट इज़ वाइटल फॉर बोथ मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड ऑयल प्रोडक्शन। ये मरीन बायोडाइवर्सिटी और ऑयल प्रोडक्शन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अटलांटिक ओशन करंट, और ये अटलांटिक ओशन करंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। नॉर्थ सी ग्रेट ब्रिटेन और मेन लैंड यूरोप के बीच में सिचुएटेड है। ठीक, नॉर्थ सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी फॉर फिशिंग। नॉर्थ सी जो है एक इम्पॉर्टेंट सी है फॉर फिशिंग ग्राउंड, शिपिंग के लिए एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक, इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर इट्स यूनिक मैरीन हैबिटेट्स एंड रिच हिस्ट्री। और नॉर्थ सी जो है इसके यूनिक मैरीन हैबिटेट्स और रिच हिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाल्टिक सी जो है टेक्निकली अ ब्रैकिस इनलैंड सी। जो बाल्टिक सी है वो टेक्निकली एक ब्रैकिस इनलैंड सी, खारी झील है। ठीक, अब द बाल्टिक सी इज कनेक्टेड टू नॉर्थ अटलांटिक वाया द डैनिश स्ट्रेट। और जो बाल्टिक सी है वो नॉर्थ अटलांटिक से डैनिश स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है। इट हैज़ यूनिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड इज क्रूशियल फॉर द इकोनॉमीज ऑफ सेवरल सराउंडिंग कंट्रीज। और ये इन्वायरमेंट के इसकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो सराउंडिंग कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्रूशियल है। ठीक, नेक्स्ट है बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस और नॉर्दर्न स्पेन के बीच में लोकेटेड है। बे ऑफ बिस्के इज नोन फॉर इट्स रफ सीज एंड सिग्निफिकेंट मैरीन बायोडाइवर्सिटी। बे ऑफ बिस्के इस अपने रफ सीज और मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। ठीक, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर फिशिंग एंड शिपिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है फिशिंग और शिपिंग के लिए। सारगासो सी भी एक इम्पॉर्टेंट सी है, वाइल इट्स मोर ऑफ अ रीजन देन इट्स ट्रेडिशनल मार्जिनल सी। इस द सारगासो सी इज ए यूनिक ड्यू टू इट्स डीप ब्लू वाटर। जो सारगासो सी है ये यूनिक है क्योंकि डीप ब्लू वाटर की वजह से, एंड द प्रेजेंस ऑफ फ्लोटिंग सारगैसम सीवीड। और क्योंकि जो सारगैसम सीवीड है वो इसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए सारगैसो सी मतलब एक यूनिक फीचर को शो करती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट एरिया फॉर मरीन लाइफ एंड हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर नेविगेशन। ये मरीन लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है नेविगेशन के लिए। ठीक, फिर आता है लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी जो है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में लोकेटेड है। ठीक, लैब्राडोर सी इज नोन फॉर इट्स कोल्ड वाटर। लैब्राडोर सी अपने कोल्ड वाटर के लिए जानी जाती है एंड रिच मरीन लाइफ। ठीक,
including important fisheries. It plays a significant role in the Atlantic meridional ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, और ये जो है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सीज जो है, मार्जिनल सीज जो अटलांटिक ओशन में है, वो कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, बे ऑफ बिस्के, सारगासो सी और लैब्राडोर सी है। ठीक, सारगासो सी और लैब्राडोर सी से क्वेश्चन मतलब आते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉटम रिलीफ्स ऑफ पैसिफिक ओशन। तो अब हम पहला देख लिया अटलांटिक ओशन के बारे में, अब देखते हैं पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो था वो मतलब पैसिफिक ओशन से सेकंड नंबर पे है, मतलब सबसे लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है, देन सेकंड लार्जेस्ट ओशन जो है अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन एस शेप्ड है, वो अपना वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से बॉर्डर शेयर करता है। ईस्टर्न साइड में अफ्रीका और यूरोप है। ठीक है, और इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो एक्सटेंशन है वो 2 से 4 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक है। ठीक, और जो जो डीप्स पाई जाती हैं अटलांटिक ओशन में, वो मतलब पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली डीप्स की एवरेज मतलब हाफ है उसके। ठीक, अब हम पैसिफिक ओशन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पैसिफिक ओशन है, द पैसिफिक ओशन द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशन है, हैविंग 1/3 एरिया ऑफ द ग्लोब, और पैसिफिक ओशन के पास जो है ग्लोब का 1/3 एरिया है। ठीक, एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये ईस्ट से वेस्ट तक एक्सटेंड कर रहा है फॉर 16,000 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया। एशिया की कोस्ट से 16,000 किलोमीटर इन द वेस्ट साइड में टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिकाज, मतलब अमेरिकाज के वेस्ट कोस्ट तक in the east, and for 15,880 km from north to south between Bering Strait in north to Cape Adre in the south। तो मतलब जो पैसिफिक ओशन है वो एशिया के वेस्ट में और नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में। ठीक, जो पैसिफिक ओशन है इसका ईस्टर्न पार्ट जो है ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका है, और वेस्टर्न पार्ट में ये हमारा एशिया है, इसका एक्सटेंशन है। और नॉर्थ साइड में इसका जो एक्सटेंशन है वो है बेरिंग स्ट्रेट से लेके केप एड्रे तक, मतलब नॉर्थ साइड में जो बेरिंग स्ट्रेट है वहाँ से लेके केप एड्रे तक इसका साउथ में एक्सटेंशन है। ठीक, the overall shape of the ocean is triangular if its extent in both the hemisphere is considered separately। मतलब इस पैसिफिक ओशन का जो ओवरऑल शेप है वो ट्रायंगुलर है, अगर अलग अलग मतलब दोनों हेमिस्फीयर में इसका जो पैसिफिक ओशन है उसको अलग अलग देखा जाए तो उसका ओवरऑल शेप जो है ट्रायंगुलर है। एवरेज जो डेप्थ है ओशन की वो है 4,572 मीटर। ठीक, both the coast east and west of the Pacific are paralleled by the chains of folded mountain and therefore the descent from the coast to the abyssal plain is very steep। ये कह रहा है कि जो कोस्ट, वो दोनों कोस्ट है पैसिफिक ओशन का, मतलब ईस्ट और वेस्ट कोस्ट, वो जो है फोल्डेड माउंटेन के चेन के द्वारा मतलब पैरेलल है, मतलब कि जो कोस्ट है पैसिफिक ओशन की उसके वो उसके पैरेलली फोल्डेड माउंटेन की चेन है, इसलिए जो कोस्ट से लेके अबाइसल प्लेन तक की जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा स्टीप है। ठीक, more or less uniform broad and extensive ocean floor is characterized by several swells, rises, seamounts and depression। और इतना मतलब यूनिफॉर्म और ब्रॉड एक्सटेंसिव ओशन फ्लोर की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइजेस हैं, सीमाउंट्स हैं, डिप्रेशंस मतलब कि ट्रेंचेस और डीप्स हैं। ठीक, ओशन हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, सबसे बड़ा ओशन है और इसलिए इसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड है। More than 2,000 islands are found in the Pacific Ocean. It may be pointed out that the western coast is studded with islands and island arc, while the eastern coast has only a few islands। और ये भी है कि जो पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ज़्यादा आइलैंड्स हैं कंपेरिजन टू इसके ईस्टर्न कोस्ट के। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मेजर आइलैंड्स। इसमें जो मतलब पैसिफिक ओशन के कुछ मेजर आइलैंड है जिसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला की कॉन्टिनेंटल आइलैंड, ठीक, सेकंड है आइलैंड आर्क्स, थर्ड है स्कैटर्ड स्मॉल आइलैंड। कॉन्टिनेंटल आइलैंड में हमारा एलिसियन आइलैंड है, सेकंड है आइलैंड ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कनाडा, फिर चिलियन आइलैंड, फिर आइलैंड आर्क्स में क्यूराइल्स, जापानीज आर्किपेलागो, फिलीपींस, इंडोनेशियन आइलैंड जो कि 100 मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा छोटे स्कैटर्ड स्मॉलर आइलैंड जो कि मेलेनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, पोलिनेशिया, हवाई आइलैंड है। हवाई आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड है। ठीक, नेक्स्ट है द पैसिफिक ओशन हैज़ बीन डिवाइडेड टू 4 सब रीजन। पैसिफिक ओशन को 4 सब रीजन में डिवाइड किया गया। पहला नॉर्थर्न पैसिफिक, फिर सेंट्रल पैसिफिक, फिर साउथ वेस्ट पैसिफिक और फिर साउथ ईस्ट पैसिफिक। ठीक,
तो नॉर्दर्न पैसिफिक को देखते हैं। नॉर्दर्न पैसिफिक रिप्रेजेंट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द होल पैसिफिक। जो नॉर्दर्न पैसिफिक है वो पूरे पैसिफिक का सबसे डीपेस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ की एवरेज डेप्थ जो है वो 5000 से लेकर 6000 मीटर के बीच में होती है। दिस रीजन मेक्स कॉन्टैक्ट विद द आर्कटिक सी थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो रीजन है, मतलब जो नॉर्दर्न पैसिफिक का रीजन है, वो आर्कटिक सी से कॉन्टैक्ट बनाता है बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। ठीक। और सेंट्रल पैसिफिक देखते हैं तो सेंट्रल पैसिफिक इज कैरेक्टराइज बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड। सबसे ज़्यादा जो आइलैंड्स हैं वो सेंट्रल पैसिफिक में पाए जाते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर जो आइलैंड्स हैं वो वॉल्केनिक हैं या फिर कोरल ओरिजिन के हैं। हैरी हैस आइडेंटिफाइड 160 फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स इन दिस रीजन। और हैरी हैस के द्वारा 160 फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स, 150 फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स मतलब कि 160 ग्योट्स फाउंड किए गए थे इस रीजन में। देयर आर फ्यू सब पैरेलल आइलैंड्स चेन विच हैव बीन नेम्ड बाय ईस्ट वेस्ट एज ओशियनाइड। कुछ सब पैरेलल आइलैंड चेन भी थी जिनको ईस्ट वेस्ट के द्वारा ओशियनाइड का नाम दिया गया। ठीक। थर्ड सब रीजन को देखते हैं, साउथ वेस्ट पैसिफिक। साउथ वेस्ट पैसिफिक में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड, बहुत ज़्यादा आइलैंड है, मार्जिनल सीज हैं और एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा वाइड कॉन्टिनेंटल सेल्स हैं, ओशनिक ट्रेंचेस हैं। ठीक है। और साउथ ईस्ट पैसिफिक हैज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग रिलीफ ऑफ द पैसिफिक ओशन। साउथ ईस्ट पैसिफिक में पैसिफिक ओशन का सबसे स्ट्राइकिंग रिलीफ है जो कि ईस्ट पैसिफिक राइज है या फिर ईस्ट पैसिफिक रिज है, लेकिन यहाँ पे एक भी मार्जिनल सीज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक। नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है? देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एक्सटेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द पैसिफिक। मतलब जो पैसिफिक ओशन में जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग है और उनका एक्सटेंट भी अलग है। ठीक। द सेल्स आर क्वाइट ब्रॉड एंड एक्सटेंसिव। जो सेल्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं और एक्सटेंसिव हैं ईस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है पैसिफिक ओशन में वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं और एक्सटेंसिव हैं। ठीक। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे और एशिया में। यहाँ पे विड्थ जो है 160 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक वेरी करती है और जो डेप्थ है वो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक वेरी करती है। ठीक। सेवरल आइलैंड्स आर सीटेड ऑन दीज बाउंड्री। बहुत सारे आइलैंड हैं इस कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे, जैसे कि क्यूराइल आइलैंड, जापानीज आइलैंड, फिलीपींस आइलैंड, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड इटीसी। दीज कॉन्टिनेंटल सेल आल्सो कैरीज न्यूमरस मार्जिनल सीज। और ये जो कॉन्टिनेंटल सेल है ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कोस्ट पे वो बहुत सारी सीज भी हैं, जैसे कि बेरिंग सी हो गया, ऑखोत सी हो गया, जापान सी हो गया, येलो सी, चाइना सी, जावा सी, कोरल सी, तस्मानिया सी एंड अराफुरा सी। ठीक। The continental cells are extensive along the western coast of Americas because of nearness of Cordilleran chain of folded mountains to the coastal island. जो continental cells हैं वो अमेरिकाज के वेस्टर्न कोस्ट पे कम एक्सटेंसिव हैं, कम ब्रॉड हैं, क्योंकि कॉर्डिलेरियन चेन ऑफ माउंटेन, मतलब कॉर्डिलेरियन चेन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स जो है उसके पास में है। ठीक। कोस्टल लैंड के पास में, इस वजह से जो कॉन्टिनेंटल सेल है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका के पास वो कम एक्सटेंसिव है। इसकी विड्थ सिर्फ 80 किलोमीटर तक है। ठीक। नेक्स्ट है ओशन बेसिन। ओशन बेसिन हमारा है तो पहला बेसिन है फिलिपिन बेसिन। फिलिपिन बेसिन जो है इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस बेसिन जो है फिलीपींस के ईस्ट साइड में लोकेटेड है और एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम साउथ ऑफ जापान टू 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्यूश। हाँ, तो और ये जो है जापान के साउथ से शुरू होता है 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। क्यूसू पयान रिज रन्स थ्रू द मिडिल ऑफ द बेसिन। और क्यूसू पयान रिज जो है फिलिपिन बेसिन के मिडिल में लोकेटेड है। एवरेज डेप्थ जो है इसकी 5000 मीटर से 6000 मीटर तक है। फिजी बेसिन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ फिजी लैंड आइलैंड। फिजी बेसिन जो है फिजी आइलैंड के साउथ में लोकेटेड है, 10 डिग्री साउथ से लेके 32 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। एंड द एवरेज डेप्थ इज, और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 4000 मीटर है तक। ठीक। द बेसिन टू द नॉर्थ ऑफ 20 डिग्री साउथ इज नोन एज नॉर्थ फिजी बेसिन। और जो बेसिन है फिजी बेसिन के नॉर्थ में लोकेटेड है, मतलब 20 डिग्री साउथ, नॉर्थ ऑफ 20 डिग्री साउथ लोकेटेड है, उसको नॉर्थ फिजी बेसिन बोलते हैं। और जो 20 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के बीच में लोकेटेड है उसको साउथ फिजी बेसिन बोलते हैं। ठीक। इस बॉर्डर्ड बाई, और ये नॉरकॉक आइलैंड रिज से बॉर्डर होता है वेस्ट में, और कर्माडेक एंड टोंगा ट्रेंचेस जो कि ईस्ट में इसको बॉर्डर करती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि कर्माडेक और टोंगा ट्रेंचेस किस ओशन में लोकेटेड हैं। तो ये भी है कि कर्माडेक और टोंगा ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन की ट्रेंचेस हैं। ठीक। नेक्स्ट है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन इज सिचुएटेड बिटवीन द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड
रिज विद एवरेज डेप्थ ऑफ मोर देन 5000 मीटर। जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रिज के बीच में लोकेटेड है, जो कि जिसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 5000 मीटर है। ठीक ठीक, तो ये हमारा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन इज सिचुएटेड बिटवीन द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड रिज विद एवरेज डेप्थ ऑफ मोर देन 5000 मीटर। जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट और न्यूजीलैंड रिज के बीच में लोकेटेड है। ठीक, तो जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट और न्यूजीलैंड रिज के बीच में लोकेटेड है, और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 5000 मीटर से ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट है साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन। साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन को जेफरी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, और इसकी एवरेज डेप्थ 5000 मीटर है। ठीक, फिर पेरू बेसिन इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ पेरू कोस्ट। जो पेरू बेसिन है वो पेरू कोस्ट के वेस्ट में लोकेटेड है, 5 डिग्री साउथ और 24 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, और ये 110 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक एक्सटेंड करती है। ठीक, और इसकी इसकी जो एवरेज डेप्थ है बेसिन की वो है 4000 मीटर। नेक्स्ट है हमारा साउथ वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन। साउथ वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन एक इलोंगेटेड बेसिन है जो कि 20 डिग्री साउथ से लेके 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक स्ट्रेच करता है, और ये कर्माडेक ट्रेंच विद डेप्थ ऑफ 10,047 मीटर 47 मीटर इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ दिस बेसिन। और जो कर्माडेक ट्रेंच है 10,000 जिसकी डेप्थ 10,047 मीटर है वो इस साउथ वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन के वेस्ट में लोकेटेड है। ठीक, पैसिफिक अंटार्कटिक बेसिन इज लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ चिलियन कोस्ट। और ये जो पैसिफिक अंटार्कटिक बेसिन है चिलियन कोस्ट के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, 40 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, और ये 130 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक एक्सटेंड करती है। ठीक, तो ये जो बेसिन्स हैं ये पैसिफिक ओशन के कुछ ओशन बेसिन्स हैं, जो कि फिलिपिन बेसिन, फिजी बेसिन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन, पेरू बेसिन, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन और पैसिफिक अंटार्कटिक बेसिन। ठीक, कुछ ओशियनिक डीप्स देख लेते हैं, ओशियनिक ट्रेंचेस जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस हैं पैसिफिक ओशन के। ठीक, देयर आर सेवरल ट्रेंचेस एंड डीप्स इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में बहुत सारे ट्रेंचेस और डीप्स हैं। दिस डिप्रेशन आर लोकेटेड ईदर अलोंग द आइलैंड आर्क्स और माउंटेन चेन्स। और ये जो ट्रेंचेस हैं वो या तो माउंटेन चेन या फिर आइलैंड आर्क्स जो है उसके अलोंग लोकेटेड हैं। ठीक, और ये जो ज़्यादातर जो ट्रेंचेस हैं वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं। मैरियाना ट्रेंच जो कि सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन का, 11,200 मीटर। ठीक, टोंगा ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच, जापान ट्रेंच, कर्माडेक ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, एलुशियन ट्रेंच, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंच है। इसमें से अक्सर पूछा जाता है कि क्यूराइल ट्रेंच कहाँ किस ओशन में, फिलीपीन ट्रेंच किस ओशन का है, जापान ट्रेंच कहाँ है, कर्माडेक ट्रेंच कहाँ है। ठीक, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंच है पैसिफिक ओशन के, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ईस्ट पैसिफिक राइज। ईस्ट पैसिफिक राइज क्या है? द पैसिफिक ओशन डज नॉट हैव अ सेंट्रल और मिड ओशनिक रिज। जैसा कि मिड अटलांटिक रिज जो था वो अटलांटिक ओशन के सेंट्रल पार्ट में या मिड में लोकेटेड था, तो पैसिफिक ओशन के मिड में या सेंट्रल पार्ट में कोई भी मिड ओशनिक रिज लोकेटेड नहीं है। हाँ, लाइक द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन, albeit there are few scattered ridges having local importance। और लेकिन जबकि इसके अलावा कुछ scattered ridges हैं जिन कुछ मतलब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं पैसिफिक रिज में, पैसिफिक ओशन में। द ईस्ट पैसिफिक राइज, जो ईस्ट पैसिफिक राइज या रिज है जिसको अल्बाट्रोस प्लेट्यू भी कहते हैं, ईस्ट पैसिफिक राइज को हम अल्बाट्रोस प्लेट्यू भी कहते हैं, 1600 किलोमीटर वाइड, ये 1600 किलोमीटर वाइड है, और एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड, और ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ से लेके कैलिफोर्निया कोस्ट तक एक्सटेंड करती है। इट सेंड्स ऑफ 2 ब्रांचेस बिटवीन 23 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ। इसकी 2 ब्रांचेस हैं 23 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच में। द ईस्टर्न ब्रांच जो है वो चिलियन कोस्ट से इमर्ज करती है, जबकि जो है दूसरी ब्रांच साउथवर्ड मूव करती है इन द नेम ऑफ ईस्टर्न आइलैंड राइज, और जो दूसरी ब्रांच है वो ईस्टर्न आइलैंड राइज के नाम पे साउथवर्ड मूव करती है। ठीक, गल्पागोस रिज, जो गल्पागोस रिज है ये एक माइनर रिज है जो कि ईस्ट पैसिफिक रिज के पैरेलल में चलती है इन द ईस्ट बिटवीन द ईस्टर्न आइलैंड फ्रैक्चर जोन एंड गल्पागोस आइलैंड। ये गल्पागोस जो रिज है ये ईस्ट पैसिफिक रिज के ईस्ट के अलॉन्ग पैरेलली मतलब इससे चलती है गल्पागोस आइलैंड और ईस्टर्न आइलैंड फ्रैक्चर जोन के बीच में। ठीक, और जहाँ पे ये मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक कैर्नी रिज और एक कोकोस रिज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कुछ माइनर रिजेस है जैसे कि न्यूजीलैंड रिज हो गया, हवाईयन राइज, नाजका राइज ऑफ पेरू कोस्ट, लो लॉर्ड हाउ राइज ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, नॉरफोक आइलैंड, यूरोपिक न्यू गिनी रिज,
कैरोलिना सोलोमन रिज। ठीक, नेक्स्ट ये तो हमारा जो है पैसिफिक ओशन के जो रिलीफ्स है वो कवर हो गया। ठीक, कुछ जो रिजेस हैं पैसिफिक ओशन में, कुछ डीप्स हैं, ट्रेंचेस हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इस पे लोकेटेड है, मैरियाना ट्रेंच यहाँ पे है, फिलिपिन ट्रेंच है, जापान ट्रेंच, क्यूराइल कमचटका ट्रेंच, इजू ओगास्वार ट्रेंच, प्योर्टो रिको ट्रेंच नॉर्थ ऑफ प्योर्टो रिको में है, टोंगा ट्रेंच है, कर्माडेक ट्रेंच है। ठीक, पेरूचिली ट्रेंच पेरू के वेस्टर्न कोस्ट में है। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉटम रिलीफ्स ऑफ द इंडियन ओशन के बॉटम रिलीफ्स को। ठीक है, द इंडियन ओशन इज स्मॉलर देन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। जो इंडियन ओशन है वो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से छोटा है इन एरियल एक्सटेंट में, और एंड इज बाउंडेड ऑन ऑल ऑफ इट साइड्स, और ये हर तरफ से मतलब बाउंडेड है। एशिया इन द नॉर्थ, नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका, और ईस्ट में भी एशिया, ऑस्ट्रेलिया इन द साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका इन द साउथ। मतलब जो इंडियन ओशन है वो चारों तरफ से बॉर्डर है, नॉर्थ और ईस्ट में एशिया, साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, और वेस्ट में अफ्रीका, और साउथ में जो है अंटार्कटिका। द ओशन हैज कॉन्टैक्ट विद द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन इन द साउथ। और इंडियन ओशन का जो है पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से साउथ में कॉन्टैक्ट है नियर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के पास जो इंडियन ओशन का कॉन्टैक्ट है वो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से है। और इस एवरेज डेप्थ जो है इंडियन ओशन की वो 4000 मीटर है। मेजर पार्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन फॉर्म बाय द ब्लॉक माउंटेन्स ऑफ गोंडवाना लैंड आर कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड। और जो कोस्टल लैंड का जो मेजर पार्ट है इंडियन ओशन के अराउंड, वो ब्लॉक माउंटेन से, गोंडवाना लैंड के ब्लॉक माउंटेन्स के से बना हुआ है। द कोस्ट ऑफ द ईस्ट इंडीज आर बॉर्डर्ड बाय फोल्ड माउंटेन चेन। और जो ईस्ट इंडीज का जो कोस्ट है वो फोल्ड माउंटेन चेन से बॉर्डर्ड है। और कुछ जो मार्जिनल सीज हैं वो इंडियन ओशन में कम नंबर में है, और मतलब पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के कंपैरिजन में। कुछ मार्जिनल सीज जैसे कि मोजाम्बिक चैनल हो गया, रेड सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, अंडमान सी हो गया, और अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल, ये कुछ मार्जिनल सीज हैं जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड हैं। ठीक, मलागासे या फिर मेडागास्कर एंड श्रीलंका आर द बिग आइलैंड्स, वेयर एज सुकोट्रा, जंजीबार, कोमोरो, रियूनियन, सेसिल्स, प्रिंस एडवर्ड्स, क्रॉजेट, क्यूर्गुलन, सेंट पॉल, रॉड्रिजेस, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, क्रिसमस एटीसी बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्मॉल एंड टाइनी आइलैंड। जो मेडागास्कर, श्रीलंका है, ये कुछ बिग आइलैंड है इंडियन ओशंस के, जबकि सुकोट्रा, जांजीबार, कोमोरो, यूनियन सिसिलीज, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव्स, ये सब कुछ कुछ स्मॉल आइलैंड्स है इंडियन ओशन के। ठीक, इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द नॉर्थ डिवाइड्स द इंडियन ओशियन। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में। मतलब जो इंडियन ओशन है उसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल में। और जो ओशन है ये साउथ में जाके ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है। ठीक, द इंडियन ओशन इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल कैरेक्टरिस्टिक। इंडियन ओशन को भी 3 जोन में डिवाइड किया गया है रीजनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। पहला जो है वेस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन जो है अफ्रीकन कोस्ट और मिड इंडियन ओशनिक रिज के बीच में है, जहाँ पे की लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, और जो इसकी एवरेज डेप्थ है वो 3650 मीटर है। ठीक, तो 3 जोन में इंडियन ओशन को डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन और सेंट्रल जोन। तो वेस्टर्न जोन अफ्रीकन कोस्ट और मिड ओशनिक रीज के बीच में है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं, और एवरेज डेप्थ जो है 3650 मीटर है। नेक्स्ट हमारा है ईस्टर्न जोन। ईस्टर्न जोन है जो है सबसे डीपेस्ट है ऑल जोन से, इसकी जो डेप्थ है वो 550 मीटर है। द कॉन्टिनेंटल सेल्स आर नैरो बट हैव स्टीप स्लोप। जो कॉन्टिनेंटल सेल्स हैं वो नैरो है लेकिन स्टीप स्लोप्स है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा द सेंट्रल, 550 मीटर नहीं, ये 5500 मीटर होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा द सेंट्रल जोन रिप्रेजेंट द मिड ओशनिक रिज वेयर मेनी टाइनी आइलैंड्स आर लोकेटेड। और जो सेंट्रल जोन है वो मिड ओशनिक रिज को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे बहुत सारे टाइनी आइलैंड जो है लोकेटेड है। ठीक, कॉन्टिनेंटल सेल्स क्या है? कॉन्टिनेंटल सेल्स, देयर इज वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इन द कॉन्टिनेंटल सेल्स ऑफ द इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन का जो कॉन्टिनेंटल सेल है उसके उसके में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक, क्वाइट एक्सटेंसिव सेल्स, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सेल्स हैं, जैसे कि अरेबियन बेसिन के मार्जिन पे और बे ऑफ बंगाल के पास। सिमिलरली एक्सटेंसिव सेल्स आर ऑब्जर्व्ड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इसी तरह जो एक्सटेंसिव सेल्फ हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, वो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे भी पाए जाते हैं और मेडागास्कर के चारों तरफ। विच इज इट सेल्फ लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, जो कि मेडागास्कर है जो खुद ही कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे लोकेटेड है, लेकिन उसके आसपास भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल सेल्फ हैं। ठीक, ऑन एवरेज द कॉन्टिनेंटल सेल्स आर वेरी वाइड। जो कॉन्टिनेंटल सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड है। एवरेज 640 किलोमीटर
वेस्ट में लगभग 640 किलोमीटर तक, और ईस्ट और अलोंग द कोस्ट ऑफ जावा एंड सुमात्रा दीज आर नैरो, ये नैरो है लगभग 160 किलोमीटर की रेंज तक, ठीक। दिस बिकम फर्दर नैरो अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका, और ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये अंटार्कटिका के नॉर्दर्न कोस्ट के साइड पे और ज़्यादा नैरो हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज जो जैसे कि अटलांटिक में भी मिड अटलांटिक रिज है, लेकिन पैसिफिक ओशन में जो ईस्टर्न पैसिफिक रिज है, ठीक। लेकिन इंडियन ओशन में भी मिड ओशनिक रिज है, मतलब जो रिज है वो मिड इंडियन ओशन के मिडिल में ही लोकेटेड है, ठीक। द सेंट्रल रिज और मिड ओशनिक रिज नोन एज मिड इंडियन ओशनिक रिज। जो सेंट्रल रिज या मिड ओशनिक रिज है उसको हम मिड इंडियन ओशनिक रिज बोलते हैं, जो कि एक्सटेंड फ्रॉम सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला, जो कि इंडियन पेनिनसुला के सदर्न टिप से एक्सटेंड होके अंटार्कटिका के नॉर्थ तक जाती है, इन द साउथ ऑलमोस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फॉर्म्स अ कंटिन्यूस, और ये कंटिन्यूस हाईलैंड्स का एक कंटिन्यूस चेन है, ठीक। वेर एवर द सेंट्रल रिज और इट्स ब्रांचेस इमर्ज अबव द सी लेवल्स आइलैंड्स आर फॉर्म, और जहाँ पे भी जो ये सेंट्रल रिज या फिर इसके ब्रांचेस सी लेवल से ऊपर उठते हैं वहाँ पे आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। The main central ridge starts from the continental shelf of southern tip of Indian Peninsula with average width of 320 किलोमीटर, और जो मेन सेंट्रल रिज है वो इंडियन पेनिनसुला के सदर्न टिप से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 320 किलोमीटर है। दिस पार्ट ऑफ द रिज इज नोन एज लकादीव चागोज रिज, और इस रिज के इस पार्ट को हम लकादीव चागोज रिज बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मालदीव रिज, और इसको हम मालदीव रिज भी बोल सकते हैं। द रिज फर्दर एक्सटेंड साउथवर्ड, और ये जो रिज है साउथवर्ड एक्सटेंड करती है और इक्वेटर के पास जाके चौड़ी हो जाती है, यहाँ पे ये इसको चागोज सेंट पॉल रिज बोलते हैं, ठीक। बिटवीन इक्वेटर एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड वेयर द एवरेज विड्थ बिकम्स 320 किलोमीटर, और ये इक्वेटर और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में जो लोकेटेड है चागो सेंट पॉल रिज, और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 320 किलोमीटर है। द रिज फर्दर वाइडन्स टू 1600 किलोमीटर, और ये रिज आगे जाके और चौड़ी हो जाती है 1600 किलोमीटर 30 डिग्री साउथ से लेके 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, जहाँ पे इसको हम एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक। द सेंट्रल रेंज बाइफरकेट्स टू द साउथ ऑफ 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और जो सेंट्रल रेंज है ये 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास में जाके बाइफरकेट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वेस्टर्न ब्रांच को हम कहते हैं करग्यूलन गॉसबर्ग रिज, और जो कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है, और ईस्टर्न ब्रांच को इंडियन अंटार्कटिक रिज के नाम से जानते हैं, ठीक। और कुछ ओशन बेसिन है अटलांटिक ओशन में। द मिड इंडियन ओशन रिज डिवाइड्स द इंडियन ओशन टू 2 मेजर बेसिन। जो मिड ओशनिक रिज है, जो मिड इंडियन ओशनिक रिज है वो इंडियन ओशन को 2 मेजर बेसिन में डिवाइड करती है, ईस्टर्न बेसिन एंड वेस्टर्न बेसिन, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन सब बेसिन जैसे कि ओमान बेसिन, अरेबियन बेसिन, सोमाली बेसिन, मॉरिशस बेसिन, मैस्करीन बेसिन, अगुलहास नटाल बेसिन, अटलांटिक इंडियन अंटार्कटिक बेसिन, ईस्टर्न इंडियन अंटार्कटिक बेसिन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन और मिड इंडियन बेसिन, ठीक। नेक्स्ट है मेजर आइलैंड्स। कुछ आइलैंड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के, जैसे कि मेडागास्कर है, श्रीलंका है, मॉरिशस, सेशल्स, कोमोरोस, डिएगो गार्सिया और अंडमान और निकोबार आइलैंड कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये ओशनोग्राफी का, मतलब रिलीफ्स ऑफ मेजर ओशन, रिलीफ्स ऑफ ओशंस का, जो कि मेजर ओशंस हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, वो हम लोग देखे इस वीडियो में, ठीक। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक। थैंक यू।